In environmental, in second class, we are going to study the environmental issue. Okay. In previous class, we already see what is a basic segment of environment. Okay. So in that segment, we are already studying the atmosphere, lithosphere, biosphere, and hydrosphere. Okay. In today's class, we are going to see environmental issue. What are the environmental issues that we have to face in our current time that we are going to discuss. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर जो है अपने आप में आपको एक चीज बता रही है कि हाउ मेनी डेज टू एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है इसके पीछे कि अभी 2023, 24, 25 जो भी होगा, ठीक है ना, ये तो अभी आपको ऐसा दिख रहा है, मगर कुछ समय के बाद ये ऐसे होने वाला है, ठीक है ना। अगर यही प्रोसीजर, यही तरह का काम अगर हम करते रहे आगे जिस तरह से अपन अभी चल रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये पृथ्वी ऐसे होने वाली है, जब सभी जगह क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो वो क्वेश्चन मार्क मैंने रखा है वहाँ, वो क्वेश्चन मार्क किसके लिए है कि कौन से ईयर में अपनी पृथ्वी वैसे होने वाली है। तो अभी आपको को वैसे करना है या एज इट इज ऐसे रखना है, ये आपके ऊपर दायित्व है। एज अ फ्यूचर इंजीनियर इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। सो अगर इन्वायरमेंटल इशू अगर हम देख रहे हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके, ये है, इसको अपन वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे होता क्या है। मगर फिलहाल अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इशू और व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इशू इज नॉट मेंशन इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है ना। तो कौन सा है नहीं है आपको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 4 व्हिच वन एंड व्हिच नॉट। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है क्या, ग्लोबल वार्मिंग इससे होती है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज ये भी इसमें आता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन ये भी होता है, उसके बाद एसिड रेन आपने सुना होगा, ठीक है, एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये सब अपने को वन बाय वन पढ़ने का है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, बड़ा सिंपल सा है ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, जैसे नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ह्यूमन इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे ग्रीन हाउस अगर हम आपको बोले तो इसमें दो शब्द है, क्या दो शब्द है, पहला एक ग्रीन और दूसरा हाउस। हाउस मतलब एक प्रकार का अपना घर ही होता है, ठीक है। अभी घर के अंदर या हम आपने देखा होगा कि मान लो कोई फार्मर खेती कर रहा है और उसके पास एक हाउस है, उसके अंदर वो पेड़ पौधे भी लगाता है, ठीक है ना। वो ऐसे ग्रीन हाउस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, अपने इंडिया में नहीं देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे आपको विंटर कंट्री या जो कोल्ड कंट्री है जिसमें रहता है वो वहां दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर कैसा है, ठंडा है, ठीक है। ऐसे ठंडे एटमॉस्फेयर में अपने पेड़ पौधे की ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए होना चाहिए थोड़ी गर्मी। अगर हम भी विंटर में ज्यादा विंटर अगर हम फेस करेंगे तो हमारी भी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई। वो तो पेड़ पौधे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत तो गर्मी चाहिए। तो वो गर्मी कहाँ प्रोड्यूस करते हैं कि एक पैक बंद हाउस में जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट हाउस है, मतलब वहां से सनराइज आएंगी मगर वापस नहीं जाएंगे, ऐसा वो हाउस रहता है, कांच का घर रहता है। उस कांच के घर में वो खेती करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कांच के घर में वो क्या होता है कि वो जो हीट ट्रैप हो चुकी है सन की वजह से, सन का टाइम आधा एक घंटा या 2 घंटे जो भी दिन भर में रहता है, बाकी टाइम सन नहीं रहता। तो जितने भी टाइम में वो सन अवेलेबल रहेगा उतने टाइम में वो गर्मी अंदर आ जाएंगी मगर वापस नहीं जाएंगे। तो उतने गर्मी में वो पेड़ पौधे आराम से अपना लाइफ ग्रोथ कर सकते हैं या उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो ऐसे हाउस को अपन ग्रीन हाउस कहते हैं। समझ में आ गया, ग्रीन हाउस मतलब अपने पेड़ पौधों वाला हाउस, ठीक है, जिसको अपन मेंटेन करते हैं उसकी गर्मी मेंटेन रखने के लिए ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। और ये ज्यादा होता है कोल्ड कंट्रीज में। तो ग्रीन हाउस अच्छा है, यानी ग्रीन हाउस में हम पेड़ पौधे लगाते हैं। उसी को टर्म को थोड़ा इलाबोरेट करके पृथ्वी के टर्म पे बता दिया है। अभी जब हम देख रहे हैं पूरी पृथ्वी को, अर्थ को जब देख रहे हैं तो अर्थ भी बहुत सालों पहले ठंडा बोला था, बिल्कुल पृथ्वी एक ठंडा अपना एक ये था, गोला गोले की तरफ था, इसमें पानी वानी पूरा सूखा यानी बर्फ बना हुआ था। आपने ग्लेशियर देखे, ग्लेशियर्स हिमालय सब देखे होंगे, वो बर्फ जैसे थे ना पूरी पृथ्वी में वैसे ही बर्फ थे, ठीक है। तो इतने बर्फ में या ऐसी ठंडी कंडीशन में कोई अपना जीवाणु कीटाणु या हम जैसे लोग पैदा हो सकते थे क्या, क्योंकि अपने को जीने के लिए हमको थोड़ा बहुत तो गर्मी चाहिए, तभी हमारे बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, डेवलप करेंगे। तो हुआ क्या कि ऐसे सिचुएशन में कुछ समय के बाद धीरे 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 पृथ्वी के सराउंड पे एक गैसेस का लेयर फॉर्म हुआ, राइट। वो गैसेस का लेयर क्या किया, वो गैसेस का जो लेयर इसके ऊपर फॉर्म हुआ, वो गैसेस का लेयर के ऊपर से जब सन की रेज आई, ठीक है ना, सन की रेज अंदर आई मगर वो बाहर नहीं गई, ठीक है, आई
मगर ज्यादा बाहर नहीं गई, तो उसने क्या कर दिया, वो गैसेस ने, जिसको अपन एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो गैसेस पहले डेवलप हुआ, पहले पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर नहीं था, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ। उस एटमॉस्फेयर की वजह से जो गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर आई, उसने वो हीट को ट्रैप करके रखा। जैसे जैसे वो हीट को ट्रैप करके रखी थी गई, धीरे 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 इसमें इसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ते गया, यानी कोल्ड पृथ्वी अभी क्या होगी, थोड़ी हॉट होगी धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या हो गया, बर्फ जो है अपना पिघल चुका, बर्फ पिघल गया, पानी बना, और सबसे पहला जीव जो पानी में डेवलप हुआ, बैक्टीरिया, ठीक है ना, सबसे पहला, ठीक है, तो उसमें वो सबसे पहला जीव पानी में डेवलप हुआ, फिर पानी से उनकी ग्रोथ हुई, फिर आपने देखा होगा कुछ एलिमेंट या कुछ प्राणी पानी में रहते थे, कुछ जो अपने एनिमल है वो पानी और जमीन दोनों में भी रहने लगे, जिसको अपन एम्फीबियस बोलते हैं, ठीक है ना, वाटर में रहने वाले थे एम्फीबियस, फिर वो जो रहने वाले थे पानी में और इधर भी, वो धीरे धीरे डेवलप हो गया, फिर क्या हो गए, मंकी बने, मंकी से फिर इंसान बने। तो वो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ मानव, अगर आपने देखा होगा, आपको पता होगा, बायो में आपने पढ़े होंगे, तो वैसे पृथ्वी की निर्मित हुई और लास्ट में अपन आज इस डेट में बने हुए हैं, ठीक है। यानी अगर बर्फ नहीं पिघलती, राइट, पानी नहीं बनता, तो शायद ही हम डेवलप होते, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में जो ग्रीन हाउस गैस इसके ऊपर क्रिएट की गई थी आर्टिफिशियली, कौन सी, नेचुरल तरीके से, तो उसकी वजह से पृथ्वी में जीव का निर्माण हुआ, ठीक है, that the life birth take place over the earth, ठीक है। मगर क्या हो गया, धीरे धीरे इंसान ने क्या कर दिया कि थोड़ा डेवलपमेंट के नाम पे कुछ ज्यादा ही गैसेस बाहर छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कारखाने बने, कपड़ों की फैक्ट्री बनी, गाड़ियों की फैक्ट्री बनी, तो वहां से धूल निकलना चालू हो गया, तो वो दूर जाके कहाँ कलेक्ट हो गया, क्योंकि वो गर्म रहता है, जो चिमनी से दूर निकलता है, ठीक है ना, तो वो कहाँ रहता है, गर्म रहता है, तो वो उसकी डेंसिटी हल्की रहती है, जिसकी वजह से वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से वो ऊपर यहाँ कलेक्ट हो गया, ठीक है। पहले ही ऑलरेडी यहाँ नेचुरल तरीके से कुछ थी गैसेस जो हीट को ट्रैप करती थी, अभी गैसेस की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, नेचुरल थी, अपन ने भी बढ़ा दी, उसमें गैसेस की क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो हीट अभी क्या होगी, कम ट्रैप होगी या ज्यादा ट्रैप होगी, ज्यादा गैसेस आए तो, जैसे इसमें गैस थी तो उसने गैस को हीट को ट्रैप करके रख दिया था, अभी थोड़ी ज्यादा गैस बढ़ी तो ज्यादा हीट ट्रैप होगी, और गैस आएंगी तो और ज्यादा ट्रैप करेगी, क्योंकि इनको गर्म करने के लिए उनको ज्यादा अमाउंट मिल गया ना, एटम ज्यादा मिल गए हवा में, तो ज्यादा गैस आने की वजह से तो क्या हो गया, ह्यूमन ने बहुत ज्यादा गैस छोड़ने की वजह से यहाँ ज्यादा गैस क्रिएट हो गई और उस गैस में ज्यादा हीट ट्रैप होने लगी। अब ज्यादा हीट ट्रैप होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो गया, फिर से बढ़ने लगा, ठीक है ना, जो कि अननेचुरल है, हमको नहीं चाहिए ऐसा टेम्परेचर। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर है वो भी पिघलना चालू हो जाएंगे, और अगर ग्लेशियर पिघलना चालू हो जाएंगे तो अपने सी लेवल क्या हो जाएंगे और ऊपर चली जाएंगी, और सी लेवल अगर ऊपर चली जाएंगी तो हम जो जिस पे रहते हैं, जो जमीन पे हम रहते हैं, वो सब कहाँ आ जाएंगे, पानी के नीचे, यानी हमारे रहने के लिए जगह बचेगी क्या, नहीं, यानी फिर से वो अपना जो पृथ्वी है या हमारा जो गोला है जो पहले बर्फ का था, अभी पूरा किसका बन जाएगा, फिर पानी का, ठीक है ना। तो हमको अभी फिर पानी में रहना पड़ेगा, जहाज लाने पड़ेंगे, उस पर चलना पड़ेगा, सब उस पर ही व्यवहार करना पड़ेगा, तो जो कि थोड़ा अनइकोनॉमिकल है वो सब करना, क्योंकि अपने पास हैबिट है कि हम अभी जमीन पर रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ गई तो इसकी वजह से जो इफेक्ट डेवलप हुआ, कौन सा इफेक्ट डेवलप हुआ, टेम्परेचर बढ़ने का, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ में आया। ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा अमाउंट से बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, उस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी को अननेचुरल चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे ग्लेशियर पिघलना, टेम्परेचर बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग होना। इसकी वजह से ये जो इफेक्ट आ रहे हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, सभी लाइफ के लिए, उनको बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट। समझ में आ गया अभी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, यह लिखा है मैंने, पूछता है आपको कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैसेस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसमें आप लोगों को देखा ना कि क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, दूसरा CH4 दैट इज मीथेन, ओके, NO2 दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कुछ वाटर वेपर भी इसमें आते हैं, ठीक है, वो भी हम कंसीडर करते हैं। तो गैसेस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप करती है, जो कि अच्छी बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है, मगर उसको ज्यादा कर दिया जाए तो वो खराब है। समझ में आ गया, ये बात एक बिल्कुल सी थीन लाइन है, ध्यान में रखना। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेरी नेसेसरी for maintaining the and regulating the temperature of the earth, but if we are increasing the
gases which is responsible greenhouse effect, then it is harmful to the earth. Okay, ये ध्यान में रखना। तो इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा अच्छे से बताया है। देखो ये सनरेज आ रही है, कुछ सनरेज रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, कुछ ट्रैप होकर रहती है। मगर अगर आपने ग्रीन हाउस गैसेस बना के रखी है तो कुछ सनरेज जो आ रही है बहुत कम रिफ्लेक्ट होंगी और ज्यादा से ज्यादा गैस एनर्जी ट्रैप होके रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर एनर्जी ट्रैप होगी तो एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर बढ़ेगा, मोर ग्रीन हाउस गैसेस इसमें रहेंगे, इसमें लेस ग्रीन हाउस गैसेस जितनी चाहिए उतनी रहेंगी। यानी सीधे कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकती है, बशर्ते हम लोग उसमें क्या ना करें, इंटरफेरेंस। ठीक है, हमको पहले ये समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट नहीं बताता तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो गाड़ी अगर कोई आपको दिख रही है कि बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रही है, ऑटो दिखता है ना आपको, ऐसा अगर गाड़ी को दिख रहा है तो कोई जाके उसको बोलता है कि भाई तू अपनी पीयूसी टेस्ट करवा ले, बोल रहा है क्या कोई? जब तू अपनी गाड़ी से इतना धुआं छोड़ रहा है उससे हमको परेशानी हो रही, उल्टा वो ऑटो वाला क्या बोलेगा, तेरे को इतनी दिख रही है तो तू मेरे ऑटो के पीछे आएगा, बराबर यही बोलेगा। यानी हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, अपना स्वार्थ पड़ा हुआ है। पर वही ऑटो वाला अगर उसने बोल दिया कि चलो मैं अपनी गाड़ी का इंजन अच्छे से करवा लूंगा या ई व्हीकल चला लूंगा, तो ऐसे सिचुएशन आएंगे क्या? नहीं आएंगे। यानी इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर चुका है कि वो दूसरों की भलाई के बारे में या दूसरों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोच रहा कि यही पोल्यूशन मुझे कहाँ लेके जाएगा आगे, मेरे बच्चे भी रहेंगे कि रहने वाले हैं ना इसी दुनिया में मेरे मरने के बाद, तो कम से कम उसके बारे में तो सोचो। अगर हम ऐसा कुछ उसको बताएंगे ना तो वो अपने को बताएगा बड़ा आया शान मेरे को बताने वाला, बोलता है वैसा, राइट? तो ये ऐसा चीज अगर आपको बताऊंगा तो आप अगले वाले को बताएंगे, ठीक है, दो गालियां खाएंगे, मगर जैसे भी मेरे को कोई पोल्यूटेड एरिया दिखता है या कोई भी गाड़ी ऐसी दिखती है पोल्यूशन क्रिएट करने वाला, तो मैं सीधा ही उसका लेके बता देता हूँ कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला है तो उसको बताता हूँ। 2-3 बार मैंने बताया कि सर आपको हम रेड सिग्नल क्रॉस करते हुए दिखते हैं तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो बंदा आपके सामने से इतना धुआं छोड़ते हुए जा रहा है तो उसको आप नहीं पकड़े, ठीक है ना? तो ये जिम्मेदारी अपनी भी है, क्योंकि क्या है, बोलना नहीं चाहिए मगर सभी जगह करप्शन घुसा हुआ है, राइट ना? तो हर कोई क्या बंदा करता है कि मेरे को कैसा पैसा मिलेगा इसके बारे में सोचते रहता है, मगर किसी को भी पड़ी नहीं है कि हाँ ट्रैफिक सिग्नल में अगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर अगर ये सोचता है कि किसका पोल्यूशन हो रहा है, कोई ऑटो वाला ज्यादा पोल्यूट कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसको पकड़ना चाहिए पहले, रादर देन किसी को जल्दी ग्रीन सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी रेड सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी मेरे को पता है, मगर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि अगर उसने तोड़ दिया तो नहीं, मगर उसका चालान पहले फटेगा और जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसका नहीं, वो बाईपास हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ राइट पॉलिसी बाय दी एवरीवन। तो बोलते हैं ना नायक पिक्चर में क्या बोलते हैं, सबके सब चोरे साले, बराबर है, सबके सब बिके हुए, दिस इज द रियलिटी। अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से करेंगे ना तो ये हमको किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन खुद तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से रहेंगे ही, साथ ही साथ दूसरों की भी कोशिश करेंगे भाई तू भी रहे, ठीक है, सुना तो ठीक, नहीं सुना तो ठीक, आपने कोशिश की तो ये ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि अपनी गाड़ी अगर इंजन खराब है, अपने गाड़ी का, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, तो सबसे पहले उसको रिपेयर करना, हो सके तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच होना, ठीक है ना, अगर हो सके तो पैदल ही ट्रैवल कर लेने का जहां तक हो सके, जितनी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट या जितने कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस आप कम छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ वी आर मूव टू द ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की, वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ना, यानी पूरे दुनिया का टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि फिलहाल में इस साल, बस चंद्रपुर में अभी इस साल बोल रहा हूँ कि ठंडी थोड़ी ज्यादा 2-4 महीने दिख रही है आपको, ठीक है। इसके पहले कहीं दिखी थी क्या? कहीं नहीं, बस 10-15 दिन की आती है, महाशिवरात्रि के नजदीक ठंडी आ जाती है, उसके बाद चली जाती है, ठीक है ना। इस बार थोड़ा अपने को फील हो रहा है कि हाँ ठीक है ठंडी है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कभी भी आपने देखा होगा कि इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि टेम्परेचर पूरा बढ़ जाता है और पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्यों बढ़ रही है? जैसे मैंने बोला था ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरे घर का बढ़ेगा, तेरे घर का बढ़ेगा, पूरी दुनिया का बढ़ेगा, पूरी दुनिया का, ठीक है ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो अपने खुद का ना हो। जिस दिन मेरे घर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं उसको कूल करने के लिए एसी लगा दूंगा, और दुनिया का बढ़ रहा है तो मेरे को क्या करना है, मैंने खुद ठेका लेकर रखा है दुनिया का। ये वाली जो छोटी सोच है ना, यही दुनिया को डुबा रही है। थोड़ा ये सोचो कि यार मेरे घर का बढ़ेगा, उसके घर के बढ़ेगा, किसका भी बढ़ेगा, ओवरऑल सबका तो बढ़ रहा है ना। तो वी शुड अवॉइड द एसी। एसी की वजह से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, पता है आपको? आपका घर ठंडा हो जाता है मगर एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए मैं रेफर करता हूँ कूलर,
पहले तो अपनी बॉडी को इतना सक्षम बनाइए कि विदाउट कूलर बस फैन से काम चल जाए। मतलब समझ जाएंगे कि आप आने वाले जमाने के लिए जो एडवर्स कंडीशन और आने वाली है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। अगर आप हर छोटी छोटी कंडीशन के लिए अपने बॉडी को अगर ये नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, नहीं मैं तो नहीं हो सकता, इधर नहीं रखता उधर नहीं, फिर हो गया आप बिल्कुल कमजोर हो गए। ठीक है ना। तो जहां मेरे को यहाँ से वहां मार्केट जाना है तो गाड़ी चाहिए, इधर जाना है तो ये चाहिए। क्यों भाई, थोड़ा पैदल चल के देख, हेल्थ तो बढ़ेगी तेरी अच्छी, साथ में तेरी कंडीशन इतनी अच्छी एनहांस होगी कि आने वाले एडवर्स कंडीशन के लिए तू तैयार होकर रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि सवेरे उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आने वाला समय कैसा है आपको नहीं पता। मैं अभी ये पढ़ चुका हूँ तो मेरे को थोड़ा नॉलेज है कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन चल रही तो शायद ही आपके कभी बच्चे यहाँ पृथ्वी पे जन्म लेंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वही आपको दिख रहा है कि पृथ्वी है, पृथ्वी में हम लोग आए, उसके बाद ही ग्लोबल वार्मिंग हुई। हम लोग नहीं थे तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लगाया, इंडस्ट्री से कार्बन निकल रहा है, गाड़ी से कार्बन निकल रहा है, और वो कार्बन कौन ट्रैप कर रहा है, एनर्जी, रेडिएशन सूरज से आने वाली, और उसकी वजह से पृथ्वी का क्या बन रहा है, टेम्परेचर बढ़ते हुए जा रहा है। और वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर हर साल एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है। यानी एवरेज टेम्परेचर अगर पृथ्वी का हम मान के चले 35-40 या जो भी रहेगा, अभी ओवरऑल पूरा सीजन में पूरा प्लस करके एवरेज एक टेम्परेचर निकाला जाता है। ठीक है, वो हर बार तकरीबन आधे डिग्री से 1 डिग्री से बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो टेम्परेचर बढ़ते हुए जा रहा है। अभी चंद्रपुर में सबसे जब धूप काला रहेगा या समर रहेगा, उसमें देख लेना कितना बड़ा टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर नियर अबाउट 50 के ऊपर जाता है। मगर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी दे काम डिक्लेयर कि हाँ ठीक है 50 के ऊपर है, क्योंकि उष्मा क्या बोलते हैं अपन, दुष्कालग्रस्त जैसे होता है ना, जो उष्माग्रसित होता है, एक टर्म आती है जिसके अंदर पूरा अगर चंद्रपुर को ऐसा बोल दिया जाए कि इनका टेम्परेचर 50 के ऊपर है, तो फिर क्या करना पड़ता है, इनको प्रिविलेज देना पड़ता है, इनके लिए अलग से गवर्नमेंट स्कीम निकालनी पड़ती है। उतना खर्चा होता है, इसलिए कोई भी बताता नहीं है टेम्परेचर जोन में कि 50 के ऊपर है। पर एक्चुअल में देखना, समर में दोपहर में 12-1 बजे का टेम्परेचर नियर अबाउट 49-50 के ऊपर रहता है। ठीक है ना, ये धीरे धीरे शुरुआत है। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ये सिंपल सा आपको फंडा है कि वार्मर एटमॉस्फेयर एंड ओशन राइजिंग सी लेवल। ठीक है ना, अगर आपका पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म होगा, सी लेवल भी गर्म होगा। ठीक है, सी लेवल ओशन भी आपके गर्म होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेगा। ठीक है ना, आपके समुद्र की जो भी ये है ले हाइट वो बढ़ती जाएगी, आपकी जमीन पानी के अंदर डूबती जाएंगी। ठीक है ना, उसके बाद एक्सपांशन ऑफ अ डेजर्ट इन द सब ट्रॉपिक लेवल, यानी आपके जो डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब क्या होता है, बार पता है ना, वो जो है रेगिस्तान, वो बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, रेगिस्तान आपके बढ़ते हुए जाएंगे। उसके बाद मोर फ्लडिंग इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब कौन सा, समुद्र सपाटी वाला एरिया, पता है आपको, यानी वो गोवा, कोकण, रत्नागिरी ये वाला एरिया पता है ना, अपने साइड वाला महाराष्ट्र का, बाकी भी है तमिलनाडु, ये केरला वगैरह जो भी है, जो कोस्टल एरिया है उसमें फ्लड आते जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका सी लेवल बढ़ते जा रहा है, तो उसकी वजह से वो डूबते जाएंगे उसमें। ओके, उसके बाद मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। तो जो अपना पोलर आइस है, यानी ये नॉर्थ और साउथ पोल में जो आइस है वो भी मेल्ट होना चालू कर देगा। ठीक है, अगर वो मेल्ट होना चालू कर देगा तो फिर से सी लेवल बढ़ते जाएंगी। मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, वेदर इवेंट्स इतने एक्सट्रीम रहेंगे कि कब बारिश आएगी, कब अपना ये स्ट्रॉम आएगा, कब अपना धूप गिरेगा, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी भी आपने देखा होगा एकदम से बारिश आ जाती है, कभी एकदम से अपना ऊन निकल जाती है, ये सब बात। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन मतलब आपके जो ओशन है, आपके जो समुद्र है, वो क्या हो जाएंगे, एसिडिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, एसिडिफिकेशन उसमें हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएंगे, थोड़े क्षार युक्त तो बन जाएंगे, खारा तो है उसमें, एसिडिक हो जाएंगे वो। ठीक है, एसिड मतलब जैसे तुमको पता है नींबू कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। ठीक है ना, वैसे एसिडिक तो थोड़ा थोड़ा बन जाएगा। अगर वो एसिडिक हो गए तो उसके अंदर रहने वाले जो भी एनिमल है, फिश है, वो कैसे, फिर वो मरना चालू कर देंगे। अगर वो मरना चालू कर देंगे तो समुद्र रिसाइकल होना बंद कर देगा, क्योंकि वो जो एनिमल जब तक समुद्र में है वही उनको रिसाइकल करते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पानी के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ के दे रहा है नीचे, कौन दे रहा है, एनिमल दे रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इंटरडिपेंडेंट है उनके। अगर वो मर गए तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे तो पूरा समुद्र खराब हो जाएगा, और उसकी भाप नहीं होगी, और उसके बाद बारिश नहीं आएगी, बिना पानी से तुम लोग मर जाओगे।
समझ में? सब इंटरडिपेंडेंट है, बस अपन उसमें ये करते रहते हैं इंटरफेरेंस। हमें भी इतनी चूल है कि हम सामने चले जाते हैं उसमें, ठीक है। अगर हम अपने सुधर गए ना, हम इंसान लोग को कुछ भी नहीं होगा। ओके, एक्सटेंशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज बताया था मैंने, बढ़ जाएंगे सब लोग। ओके, उसके बाद फूड सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द ह्यूमंस, ठीक है ना। हमको खाना पीना नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी तो क्या खेती करेंगे तुम लोग, और समुद्र में सब लोग मर गए तो क्या मच्छी खाओगे, ठीक है ना। तो फूड तुमको मिलेगा नहीं, तुम खाओगे नहीं, जिंदा रहोगे नहीं, फिर एक इंसान दूसरे इंसान को काट के खा लेगा। यही होगा कलयुग, यही है ना। कलयुग क्या बोल रहा है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को काट के खाएगा तभी वो कलयुग होगा। तो कलयुग की स्टार्टिंग हो चुकी है, राइट। दिस इज द रियलिटी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे बचना है, तो सबसे पहले हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है यानी आप लोग, आपको ये चीजें समझनी है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम चल रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं सर ये सब, तो इसलिए ये इंजीनियर होने के बावजूद भी तुमको इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है कि सुनो ये सब होता है। नहीं तो ये आर्ट कॉमर्स वाले का सब्जेक्ट नहीं है, ये सबको पढ़ना पड़ता है। और कंपलसरी इसलिए गवर्नमेंट ने किया है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आपको समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो तुम खुद मरोगे और आने वाली जनरेशन तो पैदा ही नहीं होगी, ठीक है। ओके, the gradual increase in the earth temperature caused by high level of greenhouse gases in the atmosphere. What is global warming? Global warming is the gradual increment in the temperature of the earth. Simple भाषा में, अर्थ का धीरे धीरे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, और किसकी वजह से? बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ना, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये सब उसके कारण। ओके, अभी पूछा जाता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फॉलोइंग टिक द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। नीचे में से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये आपको पता हो गया अभी। ओके, तो ऑनलाइन एग्जाम में मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं करवा सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये आपका लॉजिक रहेगा कि आप टाइम पे क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तब इसको बोलेंगे, समझ में आया। इसलिए ये पूरा ओवरऑल आपको बताया जाएगा कंसेप्ट, और जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा तब जाके आप ऑनलाइन पेपर अच्छे से दे सकते हैं, राइट। ये तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं है थ्योरी क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं। ऑनलाइन में कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए आपका 360 नॉलेज क्लियर होना। ओके, सो ये सब इसमें दिखाया गया है, जिसमें आपने देखा है कि वो देखो चेंजिंग रेन एंड स्लो पैटर्न की, कभी भी बारिश आएंगी, कभी भी स्टॉर्म आएगा, स्प्रिंगर स्टॉर्म आ सकता है, डैमेज द कोरल्स यानी जो पेड़ पौधे अंदर से वो डैमेज हो जाएंगे, राइजिंग द सी लेवल ऊपर चढ़ जाएंगे, ये जमीन धंस जाएगी अंदर, चेंजिंग द पैटर्न लाइफ ऑफ साइकिल ये चेंज हो जाएगा, वार्मर ओशन यानी पानी गर्म हो जाएगा, थ्रोविंग द फॉर्मॉन्स यानी ये जो है ना ये जमीन खिसक जाएगी, उसके बाद घर टूट जाएंगे, लेस स्नो एंड आइस, ऊपर पर्वत में अपने जो आइस है ना वो कम रहेगी क्योंकि वो पिघलना चालू कर देंगी, जंगल में ज्यादा आग लगना चालू हो जाएंगी, ठीक है ना ये वाली, ठीक है इसमें ज्यादा आग लगने जाएंगी, हायर द टेंपरेचर एंड मोर हीट वेव, ज्यादा हीट वेव क्रिएट हो जाएगी, चेंजिंग इन द एनिमल माइग्रेशन लाइफ साइकिल। आपको पता है ये एनिमल है ना साल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वो ट्रैवल कब करते हैं जब उनकी वो साइकिल आती है, मगर आपके टेंपरेचर चेंज करने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनकी साइकिल भी चेंज हो जाएंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। वो अपने फर्टिलाइजेशन करने के लिए जिसको अपन प्रजनन बोलते हैं, ठीक है ना, उसके लिए माइग्रेट करके एक जगह से एक देश से दूसरे देश जाता है। अगर वो टेंपरेचर तुमने चेंज कर दिया तो उनकी साइकिल भी चेंज हो जाएगी, वो भी मरना चालू कर देंगे। अगर वो मरना चालू कर देंगे तो ये एनिमल्स ही हैं, ये पेड़ पौधे ही हैं जो एक जगह के जो ये रहते हैं ना क्या बोलते हैं बीज दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। पता है क्या तुमको? जैसे फॉर एग्जांपल एक मिट्टू है, मिट्टू ने जाम खाया, तो खाने के बाद वो अपना जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड रहता है ना वो भी कहीं ना कहीं छोड़ता है ऊपर से, तो उसके डाइजेशन के करने के बाद जो भी निकलता है मल मूत्र जिसको तुम बोलते हैं उसमें वो बी रहती है, वो बी वहां जाके पेड़ बनती है, ऐसे जंगल फॉर्म होते हैं। समझ में आ गया? यानी यही एनिमल आपका जंगल क्रिएट करती है एक जगह से दूसरी जगह। अगर यही खत्म हो गए तो कैसे पेड़ पौधे? हमें तो बहुत ही टाइम है ना, हम तो कितने पेड़ लगाते हैं हमको दिखता ही है, और लगाने के बाद तो कितने जलते हैं वो भी पता है अपने को। एक पेड़ लगाने को बोलो तो उन पे जान पे आती है इंसान लोगों के, दिखाने के लिए वो पूरा ट्री प्लांटेशन दिखाते हैं, उसको फेसबुक इंस्टा में अपलोड करते हैं, पर उसके बाद जाके वो देखते हैं कभी वो पेड़ पौधा जगा मरा कुछ हुआ, कुछ भी नहीं देख रहा है। खरे काम ये लोग करते हैं, रियल वर्क, ठीक है ना। ये एनिमल, हम लोग तो बस जो जंगल बने हुए हैं उसको काटना, उसमें घर बांधना, वो लकड़ी को यूज करना, जंगल को फायर बना देना, बस इतना ही काम आता है।
लगा ना? मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर तुम कुछ कमा नहीं सकते ना तो कुछ गवाओ मत, ठीक है ना? पहले जैसे बोले जाते हैं घर में, पहले पैसे कमा के दिखाओ फिर खर्चा करके दिखाओ। जो कमाता है उसको पता है कि खर्चा करने में कितना तकलीफ उसको जाएगा, ठीक है ना? इसलिए वो पैसा सेव करना सीख लेता है। मगर जो कमाना नहीं सीखा उसको क्या पता कि खर्चा मैनेज करना क्या होता है। वैसे अपने बारे में हमने पृथ्वी को बनाया नहीं है तो मिटाने की जो अधिकार है वो हमारे पास नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? हम अगर बना नहीं सकते उसको तो मिटा भी नहीं सकना चाहिए, हमें वो अधिकार नहीं है, फिर भी हम अपने आप को पृथ्वी का मालिक समझते हैं, ठीक है? हम बहुत समझते हैं अपने आप। दिस इज नॉट अ गुड। नाउ वी आर गो फॉर द क्लाइमेट चेंज। हमने देखो दो चीजें देखी, एक ग्रीन हाउस गैसेस, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कौन सी होती है पता होगा आपको? उसकी वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट मतलब क्या होता है? अपना क्लाइमेट, है ना? क्लाइमेट मतलब जो वातावरण है ना? जैसे कई जगह समर है, कई विंटर है, कोई कोल्ड कंट्री है, कोई हॉट कंट्री है, ये क्लाइमेट है। आपने बोलता ना कि अगर आप बीमार हो तो बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज करके कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ, यानी ये एटमॉस्फेयर तेरा अच्छा अभी नहीं है, तेरे को अगर अपनी माइंडसेट सुधारनी है तो कोई हिल स्टेशन पे जाएगा तो रिलैक्स होगा, चिल करेगा तो तेरा माइंडसेट सुधर जाएगा, तो जल्दी रिकवर हो सकेगा। इसलिए डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो फॉर द हिल स्टेशन, या हिल स्टेशन पे आप जाइए, वहां रिलैक्स कीजिए, वहां काम कीजिए, राइट? तो ये क्लाइमेट होता है। किसी का क्लाइमेट ठंडा है, किसी का गर्म है, किसी में बारिश आती है, जो भी है। मगर ऐसे क्लाइमेट जो बहुत सालों से पृथ्वी पे थे, ठीक है ना? जैसे डेजर्ट था, सहारा का रेगिस्तान, उसमें क्या है? गर्म है, पूरा रेगिस्तान है, अभी उसमें पेड़ पौधे लगना चालू हो गए हैं, ठीक है ना? क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। अपना इंडिया का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, राइट? ऐसे धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है? अभी देखो, अगर मैं ये जो है, अगर ये चेंज इन द सरफेस टेम्परेचर फ्रॉम द प्रेजेंट डिग्री सेल्सियस, ठीक है? कितना सरफेस का टेम्परेचर चेंज हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस में लिखा है, ठीक है? जैसे ये 21,000 साल पहले, जब अपन पैदा भी नहीं हुए, तकरीबन 20,000 BC में हम तकरीबन हमारा जन्म हुआ, ऐसे बोल सकते हैं अपन। 10,000 BC एक मूवी भी है, अगर आपको देखना है तो बहुत अच्छी मूवी है, 10,000 BC, ये पिक्चर का नाम है, देख लेना। उसमें वो कैसा इंसान डेवलप हुआ, क्या उसका हुआ, सब कुछ में दिखा है। तो साइंस फिक्शन मूवी अगर आप देखते हो तो सीखने को तो मिलेगा ही उसमें, ठीक है? उसके बाद 21,000 years ago the temperature of the earth surface is a -12 डिग्री, कम से कम -12 डिग्री। तब यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं था, ओके? कोई नहीं सकता। फ्रोजन डिग्री में क्या देख, इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसकी बॉडी प्रिजर्व करने के लिए अपन किस चेंबर में रखते हैं उसको? कोल्ड चेंबर में रखते हैं। आपने अगर देखा होगा तो ये अपनी पोस्टमार्टम होने के बाद जो बॉडियां रखे थे तो किस कोल्ड चेंबर में? अपने घर में भी अगर कोई बॉडी आके है और कोई 2 दिन तक उसको रखना है, प्रिजर्व करना है, तो अपन उसको एक एसी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कोल्ड इसमें प्रिजर्व होके रहता है, तो उसमें लाइफ डेवलप नहीं हो सकती कोल्ड में, ठीक है ना? तो इसके अंदर बहुत ही कम लाइफ थी, ना के बराबर। जब ये 6,000 ईयर एगो था तो थोड़ा बहुत ये इस तरह सा था, उसका टेम्परेचर नियर अबाउट कितना दिख रहा है? देखो 0 डिग्री, ठीक है? ये जो पानी वाली वाला टेम्परेचर है -4 ये दिख रहा है पीला, फिर ये ऊपर में थोड़ा टेम्परेचर दिख रहा है 2 डिग्री तक, ठीक है? इधर उधर दिख रहा है आपको, ये आपके टेम्परेचर डिग्री दिखा रहा है। अभी 2071 से 2095, ये तकरीबन एक प्रेडिक्शन है। अभी तो अपना कौन सा ईयर चल रहा है? 2025, ठीक है? तकरीबन अपन यहाँ है अभी, ओके? यहाँ 2000, यानी उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ते हुए जाएंगे और इंसान नहीं सुधरेगा, इंसान अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके राइट प्रिकॉशन प्रिवेंशन नहीं लेगा, तो 2071 तक देखो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है अपना, ये इसका टेम्परेचर इतना बढ़ेगा, 6 डिग्री अपना इनहांस होगा टेम्परेचर अभी जो है, ठीक है? अभी के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा 56 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे पानी उबलना चालू हो जाता है, पता है तुमको? 100 डिग्री में पानी, 60 डिग्री में हाथ डाल के देखना कैसा लगता है? पानी जब 60 डिग्री पे रहता है, हाथ डाल के देखना कैसा लगता है? और ये अपन फील करेंगे बाद में। फिर क्या होगा पता है? स्पेस सूट हवा में नहीं रहेगा, स्पेस सूट अर्थ में यूज करना पड़ेगा। यानी घर के पास जाना, जैसे आप समर में आप पता सन कोट यूज करते व्हाइट वाला, वैसे पूरा पैक करके तुम कॉलेज से आओगे, घर से जाओगे कॉलेज, पूरा पैक करके इधर आके रूम के अंदर ही पूरा तुमको करना पड़ेगा सब कुछ। यानी उस वक्त अपने हाथ से सब कुछ निकल चुका, बस निकल, अभी कुछ नहीं कर सकते,
इसलिए अभी भी टाइम है, ये प्रिडिक्शन है, ठीक है, और ये ज्यादा होना नहीं चाहिए, इसलिए एक रखा गया। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, दिख रहा है तुमको क्लाइमेट कैसे बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो, तुमको रटने का नहीं है, तुम समझो ये क्या होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मतलब कॉजेस, कौन है रिस्पांसिबल, कौन है रिस्पांसिबल क्लाइमेट चेंज के? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एकदम से मस्त ये तू लगा ले तू लगा ले तू लगा ले, मनमानी तरीके से परमिशन देना, फिर पीयूसी चेक नहीं करना, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नाम का ही है, वो देखता नहीं देखता पता नहीं, उसको पैसे दे दिए खत्म हो गया उसकी रोल, ये सब पोल्यूशन करके वो धुआं छोड़ रहा है, नदी में पानी फेंक रहा है, अपनी मनमानी तरीके से कचरा कहीं भी डिपॉजिट कर रहा है। दिस आर ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया। अभी थोड़ा रेगुलेशन आया है उसमें, ये बोल सकते हैं, मगर जब लाना था तब नहीं, अभी इसको कंट्रोल किया जा रहा है। जब उनको पता चला नहीं भैया बहुत नुकसान हो रहा है, तब जा ऐसा इंसान वैसे ही, जब तक उसको खुद का नुकसान नहीं दिखता तब तो वो घर का भी कुछ नहीं करता, ठीक है। एनर्जी यूज, हम बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब जंगल तोड़ के खेती बनाते जा रहे हैं। जंगल चाहिए, खेती भी करो, मगर जंगल तोड़ के क्यों? यानी हर कोई जंगल तोड़ के खेती भी करते जा रहा है, क्योंकि क्यों क्यों खेती क्यों ज्यादा हो रही है? ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना है क्या? डिमांड है ना उसकी, डिमांड क्यों है सबसे ज्यादा? जब डिमांड क्यों होता है? जब मार्केट में डिमांड रहती है, और मार्केट में कौन खा रहा है ये सब? गहूं तांदूळ ये सब कौन खा रहा है? चावल ये सब कौन खा रहा है? हम ही खा रहे हैं। यानी हमारे मुंह बढ़े खाने वालों के, हमारे मुंह बढ़े कितने बढ़ गए इंडिया में? 140 करोड़ के ऊपर। ओके, तो रियल रीजन फॉर द एवरीथिंग इज अ पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतना बड़ा हुआ है कि उसके लिए इंडस्ट्री लगाओ, उसके इसको टीवी चाहिए लगाओ इंडस्ट्री, इसको मोबाइल चाहिए लगाओ इंडस्ट्री, इसको चिप्स का पैकेट चाहिए लगाओ इंडस्ट्री, है कि नहीं? राइट? या पहले नहीं होते थे क्या? 20-25 साल पहले हम भूखे मर गए थे क्या? थे ना सब कुछ। तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से कॉज पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, ठीक है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ते रहा इंडिया का तो हम मर जाएंगे, सीधी सी बता, नहीं होगा कुछ, ना नौकरी मिलेगी, ना तुम्हारा लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, तुम गरीब के गरीब रहते रहोगे, क्योंकि नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो पेट में दाना नहीं है। कितने लोग पैदा होंगे, कितने लोगों को नौकरी देंगे, कितना रोजगार डेवलप करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। हम तो हमारा एक, दिस इज द नीड ऑफ करंट इंडिया। फिर भी हमारे इंडिया में हम तो हमारे को इसलिए रखा जाता है कि यूथ पॉपुलेशन डेवलप करे। जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, उन्होंने हम तो हमारे एक का फार्मूला यूज किया, राइट, क्योंकि उनको पॉपुलेशन बढ़ाना था। तो अभी वहाँ बुढ़ों की संख्या बढ़ गई, जवानों की संख्या कम हो गई, बुढ़े ज्यादा हो गए। अभी कोई शादी नहीं कर रहा, नहीं बाबा बहुत खर्चा है, कौन करेगा, कौन बच्चे को पोसेगा, ऐसा रियलिटी है। दिस जापान में 65 ईयर इज द एवरेज एज ऑफ जापान, और हमारे यहाँ कितना है? 35 है। 30 से 35 साल की युवा का एवरेज एज इंडिया में है अभी भी, ठीक है। अगर हम तो हमारे दो वाला कंसेप्ट रखेंगे तो ये मेंटेन रहेगा 35 ईयर एवरेज एज। अगर हम तो हमारा एक हो गया तो हम भी बुढ़ों की संख्या में आ जाएंगे। फिर यहाँ काम करने के लिए लेबर नहीं रहेगा, खाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप दो आपके दो ज्यादा नहीं रखना है उससे ऊपर, इसलिए जनसंख्या कानून लाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। दिस इज द रीजन यार, दिस इज द रीजन। इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं है। अरे रहेंगे तो खाएंगे भाई, पृथ्वी पे अगर खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो इतने लोग रहेंगे तो क्या रहेगा? एक दूसरे को मार के खाओगे क्या? अभी बचा यही चीज को ही मार के लेंगे, खाने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल कानून बहुत जरूरी होता है। जस्ट बिकॉज ऑल दिस रीजन आर हैपन, ये सब होता है, उसके परिणाम ऐसे होंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, जंगल तोड़, कंज्यूमर प्रैक्टिसेस, लाइफ स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन ज्यादा हम निकाल रहे हैं पृथ्वी से, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ गया। देखो सबका कारण क्या है? पोल्यूशन। यहाँ पॉपुलेशन के लिए अलग चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपको बताऊंगा। पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो ये सब कारण की वजह से ये क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। समझ में आया?
तो आपको रीजन पूछेंगे, ये सब कारण है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो मेरे को बताओ इफेक्ट क्या होंगे फिर। ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न आएगा, कहीं भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, बारिश कभी भी आ सकती है, अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वेदर इवेंट एक्सट्रीम हो जाएंगे, इवेंट्स यानी कभी भी स्टॉर्म आ जाएगा, कभी एकदम भूकंप आ जाएगा या समथिंग कुछ हो जाएगा, टेम्परेचर एकदम ज्यादा अंदर से बढ़ गया पृथ्वी का, तो टेक्टोनिक प्लेट हिल जाती है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड जो है हमारी खेती की जमीन या जो भी जमीन है उसकी गुणवत्ता कम होती जाएगी। इतनी खेती अगर आप करेंगे, अरे उसको भी रिचार्ज होने को टाइम देना पड़ता है ना, खेती को भी रिचार्ज होने को टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तब जाके वहां से अपना अच्छा ये आएगा, क्रॉप्स निकलेंगे। तुम क्या कर रहे हो, 12 महीने बाद खेती कर रहे हो, और 12 महीने खेती करने के लिए तुम आर्टिफिशियल उसमें क्या यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करके फिर से तुम खेती की गुणवत्ता कम कर रहे हो जमीन की। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था कि हम लोग जो भी वेस्ट करते थे सवेरे सवेरे, वो कहाँ करते थे, खेती में करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि सबसे अच्छा जो फर्टिलाइजर है वो ह्यूमन वेस्ट है, सबसे अच्छा। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, छी याना फंडास के ना जैसे जोन जोन करना, पर ये रॉन्ग है। आज भी आपने देखा होगा नागपुर में महानगर पालिका में ये जो ये रहता है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो रहता है ना, जो ये लोग जाते शौचालय का पानी बांध लेते हैं, वो बेचते हैं, उससे गैस डेवलप होती है, और बचा हुआ जो ये रहता है ना सॉलिड वेस्ट, उससे फर्टिलाइजर बनाया जाता है। तो पहले उससे ही वो करते थे, तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छे से बढ़ती थी। तो समर के जो 4 महीने रहते थे जिसमें पानी अवेलेबल नहीं रहता था रेन का, तो वो 4 महीने में वो क्या करते थे कि जितना भी वो मल मूत्र रहता था ह्यूमन वेस्ट, वो सब खेती में डाल दिया जाता था, उसका पानी छोड़ दिया जाता था, या लोग हमने को चले जाते थे वहां। ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। और उसके बाद कहीं वो आपकी जो लेवल है लैंड की वो इम्प्रूव होता है, इस तरह से वो डेवलप होती है। दिस इज द थिंग। अभी क्या हो रहा है कि नहीं, इसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ज्यादा खेती करेंगे, 12 महीने खेती करेंगे, उसकी लैंड की जो डिग्रेडेशन है वो खत्म होती जा रही है और उसकी गुणवत्ता खत्म। तो वहां से जो पेड़ पौधे निकल रहे हैं, फिर आप जो भी खा रहे हो, चाहे चावल खाओ, गेहूं खाओ, जो भी खाओ, वो अभी उतना सॉलिड है क्या? पहले के लोग क्या बोलते थे, हमारे टाइम की हड्डियां बहुत अच्छी होती थी, हम लोगों की बहुत अच्छी होती थी, हम अच्छे ज्यादा समय तक जीते थे, 100 साल के ईयर तक जीने वाले लोग भी आपने देखे होंगे। अभी जीने वाले लोग हैं क्या उतने? 60 साल लॉस हो गए, एक्सपायर इंसान। आने वाले 10-15 साल में 50 में एक्सपायर, फिर 40 में एक्सपायर, क्योंकि है ही नहीं कुछ हड्डी अंदर में, सब सल्फेट का माल है कि नहीं? टेस्ट लग रही है तुमको, तुम खा रहे हो, तुम अगर तरबूज भी खा रहे हो तो लग रहा है कि तरबूज जैसा है, कुछ खा रहे हो सब्जी तो उसको भी नहीं लग रही, सब सल्फेट लग रहा है। फिर उसके लिए क्या करते हो, ऊपर से मसाले डाल रहे हो टेस्ट के लिए, वो भी केमिकल। ये सब है, तो ये सब अवेयर नहीं हो रहा है आप लोगों को। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी, यानी जंगल के लोग भी मर जाएंगे, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएंगी और बायोडायवर्सिटी खत्म। अभी आपने देखा होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं, ताड़ोबा अपना चंद्रपुर में, ठीक है, वहां एक समय में शेरों की संख्या बहुत कम थी, खत्म होने के कगार पे आ चुके थे। तब उनको लगा कि नहीं, अगर ये खत्म हो गया तो टूरिज्म का क्या होगा। तब जाके पूरा नियम बनाए, रिस्ट्रिक्शन किए, किसी को प्राइवेट अंदर जीप को जाने को नहीं दिए, सब कुछ अच्छे से किए, तब जाके अभी टाइगर की संख्या बढ़ रही है। और आपने अभी देखा होगा हर दूसरे रील पे आपको टाइगर का फोटो दिखता है जंगल में, ठीक है ना कहीं रील में आपको दिख ही जाएगा। पहले दिखते नहीं थे, पहले लोग कैसे थे, ईद के चांद थे, दिखे तो दिखे, नहीं तो नहीं दिखे। अभी आप जब भी ये जाएंगे टूर करने के लिए ताड़ोबा में, तो आपको कहीं ना कहीं एक दो ट्रूप में आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने उतना एनवायरनमेंट उनके लिए प्रोटेक्ट करके रखा है वाइल्ड लाइफ के लिए। यहाँ कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। पहले शिकार होती थी, अभी नहीं कर रहे। यानी क्या किया उन्होंने, एक सर्कल के अंदर इंसान को जाने को बैन कर दिया, और जैसे उन्होंने सर्कल के अंदर इंसान को जाने को बैन कर दिया, उसकी डेवलपमेंट हो गई। ऐसे ही पृथ्वी पे अगर हम अपनी इंटरफेरेंस कम कर दें तो पृथ्वी अपने आप को डेवलप करेगी, अपने को कुछ नहीं करना है। पानी अपने आप शुद्ध हो जाएगा, हवा अपने आप शुद्ध हो जाएंगी, पेड़ पौधे अपने आप लग जाएंगे, आपको बस उनको खराब नहीं करना है। दैट्स इट। ओके, सो व्हाट आर द सोशल इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, कि हमारे समाज पे इसका क्या परिणाम होता है। दैट इज डिस्प्लेस्ड पीपल,
poverty, loss of livelihood, hunger, malnutrition, increased risks of diseases, global food and water shortage। सब तुमको भुगतना है, ये सब भुगतना है। क्या क्या? डिस्प्लेस पीपल यहाँ से वहाँ कहीं भी चले जाएंगे, यहाँ खाना नहीं उधर जाओ, वहाँ खाना नहीं इधर जाओ। जैसे पहले भटकते थे ना शिकार के लिए लोग, वैसी परिस्थिति आने वाली। पॉवर्टी, गरीबी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, हम अपनी लाइफस्टाइल ही खो देंगे, ठीक है। उसके बाद हंगर, भूखमरी, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीजेस, हम बीमारी के घर में बन जाएंगे, बीमारी का घर हमारा शरीर बन जाएगा। ग्लोबल फूड एंड वाटर शॉर्टेज, पूरी दुनिया में पानी का और खाने का कमी हो जाएगा। दिस इज द रीजन। तुमको सर इतना सब होगा क्या, क्या कुछ भी बता रहे, तुम देखो बस ऐसे ही चलते जाओ। मैं तो दुआ करूंगा तुम देखो, तुम नहीं सुधरोगे, तुम देखो इसको, ठीक है ना। अगर सुधरना है तो अपने अंदर से सुधरना पड़ेगा तुमको, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका। ओके, सम इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में अभी बताया मैंने, उसमें देखो राइजिंग सी लेवल और हीट रिलेटेड द इलनेस अपनी हो जाएंगी, मोर वॉर ड्रॉट, ये सब सूखा आ जाएगा। इकोनॉमिकल लॉसेस, हम गरीब हो जाएंगे। टेम्परेचर राइज हो जाएगा, मोर कॉस्ट ऑफ हीट क्रिएट होंगे, जंगल में आग लगेगी, ठीक है। एनिमल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हीट ज्यादा होंगी, हीट ज्यादा कैप्चर होंगी। दीस आर द ऑल एडवर्स इफेक्ट, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। और ये रातों रात नहीं होता भाई, आज मैंने बोल दिया कल सुधार, ऐसा नहीं होता, इसको टाइम लगता है खत्म होने को भी और डेवलप होने की भी। तो अभी हमको पता है कि हम खत्म होने की कगार पे जा रहे हैं, तो अभी हमको सुधरना पड़ेगा, तब जाके आने वाले 10-15 सालों में हम पृथ्वी को रिचार्ज कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने नियम निकाल दिया तो कल से सब बराबर हो जाएगा। जो तुमने खराब किया ना उसको रिचार्ज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए फिर से 10-15 साल लगेंगे। हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द हेल्थ? हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है देखो, जो अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ, ये अफेक्ट करेगा। राइज इन द ग्रीन हाउस गैसेस लेवल में, ये सब ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर एसिडिक ओशन हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर अपना हीट बढ़ा देगा। एक्सट्रीम द वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, राइजिंग द सी लेवल, ठीक है। एयर क्वालिटी खराब हो जाएंगे, हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, हम हमारे को कैंसर हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ठीक है ना। एयर कैंसर बॉर्न डिसीजेज हो जाएंगे। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी खत्म हो जाएंगे, अपने पानी पीने को नहीं मिलेगा, डिसीजेज बढ़ जाएंगी, एक्सट्रीम हीट एंड वेदर बढ़ जाएगा। सोशल इंपैक्ट अपने ऊपर होगा, हम एक दूसरे को मारने, चिड़चिड़ करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे के साथ युद्ध कर लेंगे, ये सब उसमें हो सकता है, सब कुछ। अगर हमारी मानसिकता खराब है घर में, तो हमारे घर में झगड़े होते हैं, ठीक है ना। कभी आपके पिताजी को अपने बॉस ने डांट दिया, तो पिताजी उसी गुस्से में आके आपको 1-2 गालियां दे देंगे या आपको 1-2 चमाट मार देंगे। हल्की सी उसकी मेंटल फटीग हो गया बॉस की तरफ से, तो उसने घर में आके अपने बच्चों को 2 लगा दिया। जब इतना सब कुछ होगा तो कैसे हैंडल करेंगे हम, हमारा ह्यूमन नेचर बहुत पैनिक है। Now we have to go for the simple line difference between the global warming and climate change. Global warming, that the gradual increase of the earth surface temperature, okay, earth surface temperature का gradual increment, धीरे धीरे, ये बात ध्यान में रखना, ये पूछता है डेफिनेशन में, ठीक है। That is gradual, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, increase in the earth surface temperature, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म चेंज इन द ग्लोबल वेदर पैटर्न, यानी यहाँ मानसून वाले आने वाले थे, या पानी गिरने वाला था, या ज्वालामुखी आने वाला था, या यहाँ आने वाला था, यहाँ आपका रेगिस्तान है तो यहाँ गर्म होने वाला था ये एरिया। मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये सब जो पैटर्न है ना वो अभी चेंज हो गए, एकदम से नहीं, लॉन्ग टर्म यानी बहुत लंबे समय के बाद आपका जो वेदर का कंडीशन है वो अभी खत्म हो रहा है या चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। समझ में आया? दैट इज क्लाइमेट। This is the gradual increment in the earth surface and long term change in the global pattern, that is the climate change. Okay, relation between green, अभी 1-2 स्लाइड बाकी है बस, उसके बाद अपन देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तीनों भी क्या है देखो, तीनों भी चीजें मैंने बताई, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस, CO, मीथेन, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर पार्टिकल्स, वो सब। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इन दोनों तीनों का रिलेशन कैसा है वो अच्छे से समझो। दिस इज द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन वाली स्लाइड है। देखो, ग्रीन हाउस आर इंक्रीज ट्रेमेंडसली बाय द ह्यूमन एक्शन, हमारी वजह से ही ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है,
These gases create imbalance in the heat absorption and reflection process. ये क्या कर रही है ग्रीन हाउस? हीट एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन प्रोसेस को इम्बैलेंस कर रही है, यानी ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होती जा रहा है और कम अमाउंट में हीट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसको कैसा होना चाहिए कि आधा हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए, आधा रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, मगर गैसेस की वजह से बहुत हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, more heat are absorbed which result in overall increase in the temperature. बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऑफ अ प्लैनेट नोन एज अ ग्लोबल वार्मिंग, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना बोले तो ग्लोबल वार्मिंग, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, यानी ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, एंड ग्लोबल वार्मिंग overall alter the pattern of rain, snowfall, temperature change and they result in overall change in the climate pattern. और ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे पानी में, बारिश में, स्नोफॉल में, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और ये चेंज आगे चल के परमानेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्लाइमेट। समझ में आया? जलवायु परिवर्तन एक सम्मेलन था जिसमें इस सब बारे में चर्चा की थी उन्होंने, वो भी मैं आपको बताऊं। तो आपको एक चीज समझ में आ गया अभी, ग्रीन हाउस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है? ये ध्यान में रखना, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है एंड these three are interconnected. Greenhouse effect is the cause and the climate change is the effect. ये बात ध्यान में रखो, ग्रीन हाउस ये कारण है किसका? क्लाइमेट चेंज का। ओके, गुड। फिर ये सब चीजें जब इंसान को समझी तो बंदे ने क्या किया भाई, एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, भाऊ असं असं होता, हे होता, ते होता, आता आपल्याला काहीतरी करावं लागेल। कधी कधी काय करावं लागेल? जेव्हा सर्व काही हातातून गेले, ठीक है ना? तोपर्यंत त्यांचे डोळे खुलत नाही, तब तक वो सोते रहेंगे। जब लग रहा है कि नहीं अभी अभी सब कुछ है, तो कुछ डेवलप कंट्री, अमेरिका हो गए, लंदन हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये सब एक आ जाते हैं एक टेबल पे और एक कर देते हैं, ठीक है? उतना तो भी है, उनको सेंस की ऐसा करना चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं रहता, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, एक रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने द पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस ये कहाँ है? तुमने वो देखा होगा ना, स्टैचू ऑफ, ये क्या है वो, लोहे का आईफल टावर, पेरिस में, फ्रांस, ठीक है ना? तो ये पेरिस की जगह उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, इसलिए उसको पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं, वो कंट्री, ठीक है ना? वो लोकेशन पे उन्होंने एक वो एग्रीमेंट साइन किया। वो एग्रीमेंट में क्या था? कितने लोग थे? 190 कंट्री, ठीक है? अभी 192 या 95 कंट्रीज है टोटल, उसमें से 190 कंट्री उसमें थी, ग्लोबली ट्रीटेड अडॉप्टेड बाय 190 कंट्री। उन्होंने वो एग्रीमेंट 190 कंट्री ने सहमत किया कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी उस एग्रीमेंट में क्या था? देखो ये पूछता क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्या डिजाइन टू कलेक्ट रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। क्या बोले उन्होंने कलेक्टिवली कि हम अपने देश की ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन क्या करेंगे? कम करेंगे, जिस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हो रही निकल रही बाहर, उसको कम करेंगे। कैसे करेंगे फिर? The global is to keep the global emission to the maximum of 2 degree Celsius above pre-industrial level and ideally to limit the temperature rise to 1 degree Celsius। यानी उन्होंने बोला कि हम जो टेम्परेचर अभी इनकी वजह से बढ़ रहा है, देखो CO2, NH4, NO2, फिर कुछ वाटर पार्टिकल्स, इनकी वजह से जो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है उसको थोड़ा 2 डिग्री तक हम कम करेंगे, मैक्सिमम 2 डिग्री कम करेंगे, ठीक है ना? 2 डिग्री तक उन्होंने एक टारगेट रखा, ये ईयर तक हम 2 डिग्री तक टेम्परेचर कम करेंगे। जो इंडस्ट्री स्थापन होने से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर पे इसको वापस लेके जाएंगे, उन्होंने ऐसी शपथ ली, ठीक है? उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस कम करेंगे और जो पहले का टेम्परेचर था वही टेम्परेचर हम लेके आएंगे, ठीक है? तकरीबन लिमिटेड करेंगे, राइस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको लिमिट करेंगे इंडस्ट्री, ठीक है? रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बाय 50% बाय 2030, 2030 तक। अभी कितने ईयर बचे हैं? 5 साल। तो 5 साल तक अपने को, आने वाले 5 साल तक अपने को 50% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करना है, 50%। यानी अगर हम मान लो मिलियन ऑफ मैट्रिक टन में वो काउंट होता है, उसमें इंडिया कुछ तो भी छोड़ रहा था ये पेरिस एग्रीमेंट साइन होने से पहले, तो उन्होंने कहा कि तुमने इतना 10 लाख मैट्रिक टन छोड़ रहे तुम लोग, तो 10 लाख का अभी तुमको 2030 तक कितना करना है? 5 लाख।
50% कम करने का, ठीक है, इतना ही। फिर वो छोड़ने को बंद करने के लिए तुमको जो भी चेंजेस करना है वो करो। तुमको ग्रीन एनर्जी यूज करना है, जो यूज करना है, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, यू हैव टू जस्ट लोअर डाउन बाय 50% अप टू द 2030। ये सबने बोला है, कितनी कंट्री ने बोला है? 190, ओके। और बाकी बचा हुआ 50% 2050 तक, यानी पूरा टोटल 100% कम करने का उन्होंने बोला था। 2030 तक 50, 2050 तक 50, ध्यान में रहेगा तुम्हारे, ओके। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस? फिर टू रीच नेट जीरो, ताकि पूरा कार्बन फुटप्रिंट खत्म हो जाए, ओके। नेट जीरो ये करना है, और तब तक अपना पृथ्वी का टेंपरेचर 2 डिग्री तक कम हो सकता है अगर ये सब किए तो, ठीक है। अच्छी बात है ये, पूछेगा एग्जाम में, ये ध्यान में रखना। कौन सा है? पेरिस एग्रीमेंट। ये ओजोन लेयर डिप्लेशन है, थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। ओजोन लेयर होता है जो मैंने बोला था कि तुलसी का पौधा डायरेक्ट O3 छोड़ता है, ओजोन लेयर जाता है। ओजोन लेयर कैसे बनता है? पृथ्वी के सराउंड में, और इस ओजोन लेयर में सन से जो भी अल्ट्रावायलेट किरण आती है, यूवी ए बी सी, तीन अल्ट्रावायलेट टाइप है। उस अल्ट्रावायलेट टाइप में से सी बहुत ही हानिकारक है, बी थोड़ा बहुत हानिकारक है, और ए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। ये दिख रहा है ना आपको रंग से, ठीक है ना? तो ये पूरा इसको लेकर फिल्टर कर देता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता। अल्ट्रावायलेट बी की कुछ किरणें आती है, कुछ किरणें, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट ए की आ जाती है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहती है, उसको ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ आ जाए तो यहाँ कोई भी नहीं बचता पृथ्वी। ये कितना प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर डॉप्सन में काउंट करते हैं। डॉप्सन यानी उसकी जो ओजोन लेयर की जो विड्थ है, कितना बड़ा है ये ओजोन लेयर, ये डॉप्सन में काउंट किया जाता है, ठीक है। उसका डॉप्सन साइंटिस्ट ने खोज के निकाला, तो उसकी विड्थ, जैसे अपन मीटर में काउंट करते हैं लेंथ को, या किलोमीटर, ये जो भी काउंट करते हैं, उसका डॉप्सन इकाई है गिनने का, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ओजोन लेयर का जो लेयर था ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर ये कम हो गया भाई, जैसे फॉर एग्जांपल तुम चाय छान रहे हो, एक छन्नी रखी, चाय अच्छे से नहीं छन रही, दूसरी रखी थोड़ी अच्छे से छन रही, तीसरी रखी अब अच्छे से छन रही, यानी 3 छन्नी अगर हम एक साथ रखी तो चाय अच्छी फिल्टर होके आ रही है। अगर आपने 2 छन्नी हटा दी तो फिल्टर होके आएंगी क्या? नहीं। बस यही ओजोन लेयर एक छन्नी है जिससे आपकी यूवी रे फिल्टर होके आती है। अगर ये छन्नी देन जाड़ी में कम हो गई तो फिर यूवी रे डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों हो रही है ओजोन लेयर डिप्लेट? तुमको समझा ना ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है? ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाना, ठीक है। देखो अभी यहाँ मैंने रीजन लिखा है ओजोन लेयर डिप्लेशन का, ठीक है। अच्छे से समझो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओके। देखो बताया था मैंने, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में क्या है? ओजोन लेयर, ठीक है। और ओजोन लेयर के नीचे हम लोग रहते हैं, या एरोप्लेन भी सब उड़ाते हैं, ओजोन लेयर के ऊपर नहीं रहते। हुआ क्या पता है क्या? रेफ्रिजरेंट था। रेफ्रिजरेंट मतलब जो ठंडा करता है, फ्रिज में, एसी में, सीएफसी नाम का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन का एक वो कॉम्बिनेशन बना के एक केमिकल बनाया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उन्होंने बनाया, ठीक है, फ्लोरीन एक बहुत ही, फ्लोरीन जो है ना बहुत एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है फ्लोरीन। तो उसका उन्होंने ये बनाया रेफ्रिजरेंट। साइंटिस्ट को लगा कि हाँ बहुत बढ़िया रेफ्रिजरेंट, ठंडा करता है, सब कुछ करता है, ये सब ठीक है। मगर वो रेफ्रिजरेंट भरते समय कभी कभी लीक भी होता है, एसी में भरते समय, या एसी कहीं की पाइप फट गई तो लीक हो जाता है, बराबर है ना। अपने घर के भी अगर फ्रिज काम नहीं करे तो अपन क्या देखते हैं कि इसका रेफ्रिजरेंट लीक हो चुका है, यहाँ से कहीं से निकल चुका है। तो ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से क्या हो निकल चुका कहीं से पृथ्वी, अभी ये हल्का रहता है तो ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद किसके साथ रिएक्ट हुआ? ओजोन लेयर के साथ। तो ये ओजोन लेयर से जब रिएक्ट हुआ तो ओजोन लेयर खत्म होती जा रही है, यहाँ गड्ढा पड़ रहा है, ठीक है, जिससे अपनी ये यूवी भी डायरेक्ट आने लगी। और जब यूवी भी डायरेक्ट आने लगी तो कहीं ना कहीं किसी पोर्शन पे बहुत ज्यादा हीट ट्रैप हो गई, बहुत हीट कर। तुमने ये देखा होगा ना, सोलर से अगर हम वो बाइनर अपना जो रहता है ना लेंस, उससे अगर ट्रैप करेंगे तो एक पॉइंट गिरता है, जलाता है कागज को, वैसे ही कुछ इफेक्ट यहाँ दिखने को मिला। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने खोज के निकाला कि ओजोन लेयर उसका ये जो है बिल्कुल कम होते जा रहा है। फिर उनको बहुत समय लगा ये समझने के लिए ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। इस तरह देखो
when the chlorine and bromine atom come into contact with the ozone in the stratosphere, they destroy the ozone molecule. ओजोन मॉलिक्यूल O3 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और कुछ तो भी कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन पता है ना आपको, जैसे अपन ने एक कुछ चीज जलाई तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो ऑक्सीजन वो लेता है और बाद में क्या प्रोड्यूस करके देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में है? वैसे ही वहां हो रहा था। ओके, तो उससे क्या हो गया, एक क्लोरीन एटम, बस एक ही चीज, छोटा सा, बिल्कुल आपको आंखों भी नहीं दिखाई इतना एक क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय, कितने को डिस्ट्रॉय कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर मैं थोड़ी भी गैस यहाँ छोड़ दूं ना तो ऊपर के 1 लाख नहीं करोड़ों मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। करोड़ेंगे क्या आपको ये, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से बिफोर इट रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज नेचुरली क्रिएटेड। तो ओजोन लेयर को बनाने के लिए करोड़ों साल लगेंगे, कितने लगे, करोड़ों साल, और खत्म तुरंत हो रहा है। यानी जितना बनने के लिए समय लग रहा है उससे कम समय में वो खत्म होते जा रहा है। अपन मर ही जाएंगे बाद में अगर कंप्लीट खत्म हो गया तो, ठीक है। तो क्या हुआ, CFC आर द मेन कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन, रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस इन द यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन इससे बाहर आने लगे, ठीक है। और दिस आर रिलीज्ड बाय द सॉल्वेंट, स्प्रे, एरोसॉइल, रेफ्रिजरेंट एयर एंड कंडीशनर ETC। इस सब में वो भरी गई थी, सॉल्वेंट में, स्प्रे में, अपने ही लगा के DOV होगी, ठीक है ना। उसके बाद रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनर, इसमें वो भरी गई थी, ठीक है। इसकी वजह से वो बाहर निकल रही थी, ये जो आपकी क्लोरीन से रिएक्ट हो रही थी, एक CFC आपके 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था और उससे यूवी रे बाहर आ रही थी। ये रीजन था। तो फिर अभी ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, CFC को वैसे चालू रखना चाहिए कि बैन करना चाहिए, बैन करना चाहिए, इतना कॉमन सेंस अपने को है, राइट। तो फिर क्या हुआ, आगे CFC को बैन कर दिया, CFC बनाना बंद कर दिया, ठीक है। फिर नेचुरल रेफ्रिजरेंट बनाए गए जो ओजोन को डिप्लीट नहीं करे, अमोनिया, R12, इस तरह के रेफ्रिजरेंट बनाए गए जो अभी इसको खराब नहीं करते, अगर लीक भी हो गए तो इनको खराब नहीं करते, ओजोन को रिएक्ट नहीं करते। अभी ये चीजें बाद में पता चली, ठीक है, इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं कि हमको भी पता नहीं थी कि CFC जाके इसको रिएक्ट करेंगे, तो जब पता चली उसने करेक्टिव एक्शन लिया, तुरंत लिया, तो ये होना चाहिए, ये अगर करेंगे तो जाके हम जिंदा रहेंगे। देखो एसिड रेन, एक एक टॉपिक हम देख रहे हैं, तो एसिड रेन तुमको पता है कि अगर ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से NO2 SO2 बाहर निकलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सोडियम, अपना सोडियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बाहर निकलेगा, तो ये क्या रहता है, एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस। ये एसिडिक गैस जो अपना जो भाप है ना, भाप ये वाली, इसके साथ क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, तो यहाँ ब्लैक बादल बन जाए H2 के साथ, फिर वो H2 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड देखे ना जो बैटरी में भरते हैं अपन, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में भरते हैं, वो अगर बैटरी का एसिड तुम अगर पेड़ पौधों पे डालो तो वो जल जाता है, पता है तुमको, वो वाला वो बनता था। और ये बनने के बाद फिर से पानी में आया, जिसकी वजह से ये फिर से क्या हो गया, पानी एसिडिक हो गया। ओशन एसिडिक ऐसे थोड़ी हुआ, ओशन एसिडिक अपने वजह से हुआ, पहले ओशन अच्छा था पर वो एसिड रेन की वजह से ओशन क्या हो गया, एसिडिक, और वो ओशन एसिडिक होने की वजह से वहां के प्राणी मरना चालू हो गए, ठीक है। तो एसिड रेन इस तरह से होता है जिसमें देखो ये एनिमल्स अपने मरते जा रहे हैं, वेपोर हो रहा है, NO2 SO2 इसमें ऐड होता है, फोटो ऑक्सीडेशन इसमें होता है, फिर ये वाला इसके साथ रिएक्ट होता है, फिर ये एसिड रेन बनता है, उसके बादल बनते हैं, ये स्नोफॉल बिगड़ जाता है, एंड प्लांट में गिरता है तो प्लांट मर जाते हैं, कहां हवा में एसिडिक रेन बन जाता है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड विद द एसिड रेन्स। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अभी तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि जो गैसेस यहां से बाहर निकल रहे हैं, एक तो उसको बाहर नहीं निकलना है, ये सॉल्यूशन है, मगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद नहीं कर सकते, तो जो गैसेस ऐसे बाहर निकल रहे हैं उसको हार्मफुल गैसेस को क्या बनाना पड़ेगा, हार्मलेस, उसको केमिकल फ्री बनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तुम करो, मगर ये वाले जो एसिड रेन फॉर्म कर रहे हैं उन गैसेस को तुम हार्मफुल की जगह हार्मलेस बनाओ। ये बाइंडिंग अभी कंपनी को डाल दी, जो भी इंडस्ट्री उनको डाल दी, एसिड रेन नहीं होना चाहिए। अभी एसिड रेन की इफेक्ट क्या है, देखो इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या क्या हो सकता है,
ताजमहल देखा था, पहले कैसा था, अभी कैसा है। मार्बल, तुम घर की अगर मार्बल की फर्श है उसको एसिड से घिसोगे ना तो धीरे धीरे वो पीली हो जाती है, व्हाइट वाली। ये अपना मॉन्यूमेंट है, सेवन वंडर। और अगर ये ऐसा होगा तो फिर तो क्या कर दिया यूपी सरकार ने, इसके सराउंड में जितनी भी फैक्ट्री है उसको बंद कर दिया। क्या क्या उन्होंने, ताजमहल के सराउंड में जितनी भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया डाल दिया, इसके अलावा आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म। ठीक है, ये देखो फायदे का खा ले, एक खांसी तो स्वतः बीमार पड़ सकती, राइट। ये देखो स्टैचू मार्बल के बने हुए थे, क्या हो गया इसका मुंह, कुछ भी नहीं दिखा, एसिड रेन की वजह से। एसिड जब इसके ऊपर गिरता है तो इसको रिएक्ट होकर वो निकल जाता है। ये देखो जंगल, इज इट ड्यू टू द एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से जंगल तो खत्म होता है, मगर वो एसिडिक पानी जब इधर जमीन में जाता है तो इसकी भी क्या हो जाती है, गुणवत्ता खत्म हो जाती है। वहां फिर से जंगल होगा कभी क्रिएट। ये सब परिणाम हमारे आते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट आपको पता ही है, देखो न्यूक्लियर की जो जलने के बाद जो डंप रहते हैं ना, ये सब यहाँ से छोड़े जाते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। ये 20-25 सालों तक एक्टिव रहता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, 20-25 सालों तक। इसलिए उसको पैक करके ड्रम में जमीन के अंदर काट दिया जाता है। अगर ये डायरेक्ट जमीन में छोड़ दिया जाए तो इधर उधर फैलने, बारिश की वजह से पूरी जमीन खराब हो जाए। इतना रेडियो एक्टिव रहता है न्यूक्लियर वेस्ट, 25 सालों तक उस डब्बे में गर्मी रहती है, इतना बेकार। न्यूक्लियर वेस्ट में देखो क्या क्या, ये पेड़ पौधे, अपना मास्क लगा के चलना पड़ता है अपने को। ये 2 एक्सीडेंट हुए थे, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। एक फुकुशिमा, ये जापान का एक पावर प्लांट है, जिसमें एक्सीडेंट हुआ तो पूरा रेडिएशन फैल गया था, ठीक है। और दूसरा चेरनोबिल। चेरनोबिल अभी ये कहाँ है फेमस, जिसके साथ युद्ध हो रहा है रशिया का, यूक्रेन में चेरनोबिल है, ठीक है। चेरनोबिल में 1986 में ऐसा एक प्लांट पड़ गया था। अभी भी वो सिटी वैसी ही भूतिया है, कोई भी नहीं जाता उधर। एक दायरा छोड़ के वहां छोड़ना पड़ता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है ना तो पूरी जगह छोड़ के चली जानी पड़ती है, नहीं तो अपने को रेडियो एक्टिव ये इसमें आ जाता है। और हम भी वैसे हो जाते हैं। जापान में जब बम गिरा था, ठीक है ना, ये देखो हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को जब बम गिरा था, तो देखो कैसी कंडीशन हो गई थी जापान में। किसने गिरा था, अमेरिका ने, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। बताया ना आपको, हिरोशिमा नागासाकी को 9 अगस्त में गिरा था, इसको 6 अगस्त में। तो ये पूरे लोग आज भी जापान के लोगों के नस्लों में, यानी उसके हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, उनमें वो दिखता है बीमारी न्यूक्लियर वेस्ट की। ये इतना बेकार है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ फोना बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझना है।